दोस्तों, इंडिया में यहाँ पर फेडरलिज्म के मॉडल को अपनाया गया है। इस फेडरलिज्म के मॉडल में यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों अपनी अपनी पावर्स को यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर सेंटर के द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर जब राज्य में राज्य की जनता द्वारा चुनी हुई स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई यहाँ पर तनाव आता है, कोई इश्यू आता है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। और ऐसा ही एक कन्फ्लिक्ट अभी हमें तमिलनाडु के रेफरेंस में तमिलनाडु गवर्नर और तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट के बीच में देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आना है। तो समझेंगे हम ये कि क्या है ये इश्यू, क्या है इसका सॉल्यूशन और क्या यहाँ सुप्रीम कोर्ट किन किन मुद्दों को देखने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनम पाठक है और मैं आप सबका चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। यहाँ आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट इश्यू है ये आपके एग्जाम में आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम समझेंगे कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स के क्या पावर है और गवर्नर के क्या पावर्स है, इनके बीच के इश्यूज के लिए सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर पीछे पास्ट के क्या जजमेंट्स दिए गए हैं। तो कहानी की शुरुआत जो है वो इस तरीके से होती है कि यहाँ पर क्या है कि तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास और कहती है कि जो तमिलनाडु के गवर्नर है वो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा जो भी यहाँ पर पास किए हुए बिल है उन पे एसेंट्स नहीं दे रहे हैं। और ये मुद्दा तब ज्यादा गंभीर हो जाता है जब यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि बाकी स्टेट्स भी जस्ट लाइक केरला, आपका पंजाब, ये भी यहाँ पर जा रहे हैं और उनका भी सेम यही कंसर्न है कि यहाँ पर जो गवर्नर है वो कहीं ना कहीं उन बिल्स को एसेंट्स नहीं दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बात की जा रही है कि ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए कहीं ना कहीं क्या है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। तो इसी सिचुएशन में ये डेमोक्रेसी को थ्रेटन करने वाला मुद्दा है। तमिलनाडु वाला मुद्दा जो है वो कैसे निकल कर आता है, इसका एक पास्ट एक बैकग्राउंड समझे तो 2021 में, जी हाँ 2021 में यहाँ पर हम देखते हैं कि आर एन जो रवि है वो यहाँ पर तमिलनाडु में एज अ गवर्नर अपॉइंट होते हैं। गवर्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा होती है, बट वो एज अ सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव की तरह यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर वो स्टेट के हेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब वो यहाँ पर अपॉइंट हो रहे हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट का एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि सारे बिल्स को स्टेट लेजिस्लेचर पास करता है और गवर्नर के पास वो भेज देते हैं। जब गवर्नर के पास यहाँ पर जब जो भी कोई भी यहाँ पर प्रस्ताव, कोई मोशन, कोई बिल जब जाता है तो यहाँ पर गवर्नर को कायदे से वो उसको साइन कर देते हैं और जब वो उसको साइन कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। पर यहाँ सिचुएशन थोड़ी उल्टी हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है कि गवर्नर उस पर कोई एसेंट ही नहीं देते हैं। इस सिचुएशन में अब यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है और कहती है कि देखो, जैन में दिया था ये बिल, नवंबर आ गया है 2023 का, अभी तक ये बिल जो है वो साइन नहीं हुआ है। इसी में ही एससी जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर उस मुद्दे को जो है उस टाइम पर देख रही होती है और कहती है कि यहाँ पर जो गवर्नर है वो क्या है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के जो भी गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, निर्वाचित होते हैं। पर क्या गवर्नर निर्वाचित होता है? नहीं होता। यही सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि गवर्नर्स जो है दे आर नॉट इलेक्टेड, वो निर्वाचित नहीं है, सो दैट उन्हें तुरंत ये काम करना चाहिए। अब ये सारे डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिलते हैं तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट। फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पे गवर्नर है कुछ यहाँ पर एक्ट्स को, यहाँ पे जो बिल था उसको यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए कंसेंट के लिए रख देते हैं। यहाँ पर अब क्या है, फिर यहाँ पर अगेन एक पूरा का पूरा डिबेट निकल कर आता है और वो डिबेट निकल कर आता है आर्टिकल 200 का। अब आप कहेंगे ये आर्टिकल 200 क्या है? आर्टिकल 200 यहाँ पर मैंडेट करता है कि गवर्नर मस्ट एक्ट द बिल एज सून एज पॉसिबल। इट मींस कि यहाँ पर एक टाइम दिया गया है। क्या टाइम है? एज सून एज पॉसिबल। बट कितना पॉसिबल, कितना सून, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कुछ भी डिफाइन नहीं है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होनी है वो मुख्यतः इसी चीज पर होनी है कि भाई इसको कितना टाइम दिया जाए। क्या यहाँ पर गवर्नर के लिए कंपलसरी है कि वो बिल के बारे में कितने टाइम में वो बता दे, एसेंट दे या ना दे, उसके पीछे के क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए।
फिलहाल हम ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेके क्या क्राइटेरियाज दिए गए हैं। तो गवर्नर्स का रोल क्या है लॉ मेकिंग में? गवर्नर्स, जिसकी हमने बात की कि वो एक राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनली हेड होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। ठीक है, कोई भी राज्य का कानून, कोई भी राज्य का लॉ तब तक यहाँ पर फाइनलाइज नहीं होता जब तक उस पर गवर्नर का स्टैंप नहीं लग जाता है। गवर्नर के नेम से ही पूरे स्टेट का जो रूल है वो बनाया जाता है, चलाया जाता है। तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि गवर्नर के पास जो है, लेकिन गवर्नर के पास एक और चीज है कि गवर्नर जो भी डिसीजंस ले रहा है, राज्य के जितने डिसीजंस हैं वो गवर्नर के नाम से ही होते हैं। बट यहाँ पर गवर्नर जो है वो खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता, वो यहाँ पर राज्य की काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स है उनकी एड एंड एडवाइस पे काम करता है। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशनली क्या रोल्स हैं उनके, उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा यहाँ पे देखिए आर्टिकल 153। एक मिनट, हमारे यहाँ पे सबसे पहले है आर्टिकल 153 जो कहता है ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन एवरी स्टेट, जो है हर राज्य का एक प्रमुख जो है संवैधानिक प्रमुख होगा। कौन होगा? गवर्नर होगा। किसके बारे में? आर्टिकल 153 के बारे में। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर की, कार्यपालिक शक्तियों की बात करता है। किसके? गवर्नर के। आर्टिकल 163 ये कहता है कि गवर्नर को किसकी एडवाइस पे काम करना चाहिए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। कौन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की? स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे वो काम करेगा। लेकिन हाँ, उसकी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स, उसकी कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी होंगे। आर्टिकल 200 जो है वो ये कहता है कि गवर्नर जो होगा, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा जो पास्ड बिल है उन पर अपनी एसेंट्स देगा, राइट ना, मतलब उन पर अपनी सहमति देगा। अब यहाँ पर सहमति देने के ही संदर्भ में आर्टिकल 200 में ही यहाँ पर कुछ प्रोविजन है, कुछ सिचुएशंस है। 3 सिचुएशंस के बारे में बताया गया है कि जब भी कोई बिल यहाँ पर गवर्नर के पास लेकर आया जाएगा, ऐसे में जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है, उसके सामने 3 सिचुएशन है, 3 चीजें हैं जो वो कर सकता है। पहली बात कि वो बिल को क्या कर दे? एसेंट दे दे, सहमति दे दे। और जैसे ही वो अपनी सहमति देगा ना, उसी टाइम ही वो जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा। मतलब पहली चीज है कि वो या तो क्या कर दे, यहाँ पर एसेंट दे दे और वो क्या हो जाएगा? एक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर वो एसेंट नहीं देता है और वो रिटर्न कर देता है, क्या किया गवर्नर ने? रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने के बाद अगर स्टेट लेजिस्लेचर बिना किसी चेंज के अगेन गवर्नर को वो बिल वापस करती है, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नर के पास ये है कि उसे एसेंट देना ही पड़ेगा। मतलब अगर बिना किसी बदलाव के राज्य की विधान पालिका वो विधेयक वापस कर दे तो उनके लिए एसेंट देना कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इफ असेंबली पास इट अगेन, इट इज क्या है? यहाँ पे है मस्ट गिव एसेंट अनलेस, सिवाय इसके कि वह जो मुद्दा है, वो जो मामला है, वो हाईकोर्ट के उससे, हाईकोर्ट की पावर से ना जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा एक और चीज है कि वह उस बिल को प्रेसिडेंट के कंसर्न के लिए यहाँ पर जो है रख सकता है कि प्रेसिडेंट उस मुद्दे को रिकंसीडर करे। यहाँ पर क्या करे? कब? अगर वह जो बिल है वो नेशनल जो है नेशनल इश्यूज के साथ जुड़ा हुआ है, नेशनल यहाँ पर इंपॉर्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, हाई कोर्ट की पावर के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे बिल्स में एसेंट देने से पहले राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति के समक्ष भेजते हैं। लेकिन अब जब राष्ट्रपति के पास उस बिल को भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति के पास भी पावर है। क्या पावर है? कि या तो उसको एसेंट दे दे, सहमति दे दे, या फिर उस बिल को क्या करे? सहमति ना दे, रिजेक्ट कर दे, या फिर उसको वापस भेज दे। ठीक है, वापस भेज दे किसके पास? स्टेट लेजिस्लेचर के पास। एक मिनट, स्टेट लेजिस्लेचर के पास वापस भेज दे। अब यहाँ पर हमने ये चीज देखी कि भाई राज्यपाल के पास ऑप्शंस, राष्ट्रपति के पास ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर अब हमने देखा कि राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं, कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। वो पावर्स क्या है लॉ मेकिंग में? वो यही है कि वो यहाँ पर किसके पास कुछ सिचुएशंस में
में कुछ उनके पास विवेकाधिकार है। जैसे कि अगर स्टेट में सही तरीके से रूल ना चल रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर शासन ना चल रहा हो, संविधान के अनुरूप राज्य शासन करने में, रूल करने में फेल हो जाए, तो स्टेट में यहाँ पर इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या हम कहे प्रेसिडेंट रूल लगाने की सिफारिश राज्यपाल गवर्नर कर सकते हैं। आर्टिकल 356, ठीक है, आर्टिकल 356 की वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो, प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। और एक है कि जो बिल उनको लगे नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, हाई कोर्ट के पावर से जुड़ा हुआ है, ऐसे बिल को भी एसेंट साइन करने से पहले, अपनी सहमति देने से पहले वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 200 और 201 के थ्रू भेज सकते हैं। इसके अलावा मान लो किसी राज्य में, जैसे अभी क्या है, दिल्ली का आज रिजल्ट होने वाला है, दिल्ली चुनाव के आज रिजल्ट आने वाले हैं, या किसी भी राज्य के जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं और किसी भी पार्टी को अगर स्पष्ट बहुमत ना मिले, ठीक है, यहाँ पर कैसा हंज हो जाए, किसी को भी स्पष्ट कोई क्लियर मेजोरिटी ना मिले, तो ऐसे में क्या होगा कि किसको यहाँ पर स्टेट जो है उसके प्रमुख के रूप में यहाँ पर जो है किसको सीएम या किस पार्टी को यहाँ पर जो है सरकार बनाने का न्योता देना है, वो यहाँ पर उनके पास पावर होती है। तो उसमें वो देखते हैं कि जिसको मेजोरिटी में, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा समर्थन है, उसको ये यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। तो इसमें भी इनके पास है अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर इन केस ऑफ असेंबली। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि ये तो हमने देखा कि स्टेट और यहाँ पर किसके बीच में, गवर्नर के बीच में इशू क्या है, गवर्नर के पास पावर क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट किन मुद्दों को देखने वाला है, सुप्रीम कोर्ट देखने वाला है कि क्या गवर्नर यहाँ पर कैन गवर्नर विदहोल्ड एसेंट ट्वाइस, क्या अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर उस बिल को पास कर देती है, बिल अगेन आफ्टर द गवर्नर इनिशियली विदहोल्ड एसेंट, कैन गवर्नर रिजेक्ट इट अगेन, क्या वो 2 बार रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी मतलब क्या उनके पास दोबारा रिजेक्ट करने का ऑप्शन है। जैसे अभी हमने समझा था ना कि अगर गवर्नर के पास वो बिल बिना किसी चेंज के वापस भेजा जाए तो उनको सहमति देना अनिवार्य होता है, तो क्या दूसरी बार में वो यहाँ पर जो है सो अपनी सहमति को रोक सकते हैं। पहला मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये वाला है। दूसरा मुद्दा ये है कि अब यहाँ पर एक बात बताइए कि स्कोप ऑफ द गवर्नर्स पावर टू रेफर बिल टू द प्रेसिडेंट, कि यहाँ पर जिन बिलों को यहाँ पर राज्यपालों के द्वारा राष्ट्रपति को जो भेजा जाता है, उसमें यहाँ पर कौन कौन सी कैटेगरीज है, स्पेसिफिकली कैटेगरीज के बारे में, और इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रपति के पास जो भेजा जाने वाला जो बिल है उसके बाद उसकी सहमति का क्या, तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट है वैलिडिटी ऑफ पॉकेट वीटो। अब ये पॉकेट वीटो का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, एक तो है कि सहमति दे दी, दूसरा है सहमति नहीं दी, तीसरा है पुनर्विचार के लिए भेज दिया, है ना। एक चीज ये होती है कि सहमति देने के लिए हमने लिया और पॉकेट में रख लिया, भूल गए, मतलब ऐसा नहीं, मतलब यहाँ पर देखो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी बिल को कब तक सहमति देंगे इसको लेकर कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, ठीक है, क्या है, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है प्रेसिडेंट के पास। तो ऐसे में क्या होता है कि गवर्नर भी, अब यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम तो नहीं दिया गया प्रेसिडेंट के पास, बस इतना कहा गया है कि ठीक है सहमति देंगे। अब वो जो टाइम फ्रेम नहीं है ना, तो मतलब कब तक देंगे, कोई टाइम फ्रेम है ही नहीं, तो उसी को ही बताने के लिए यहाँ पर पॉकेट वीटो कहा जाता है कि भाई अब उनसे पूछा जाए सहमति दे देंगे दे देंगे दे देंगे, टाल रहे हैं, मतलब ना तो एसेंट दिया ना विदहोल्ड किया, तो पॉकेट वीटो। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम यही गवर्नर के लिए भी माना जा रहा है कि क्या एक फिक्स टाइम जो है होना चाहिए अंडर आर्टिकल 200 कि भाई वो एक सही टाइम पर जो है वो डिसीजंस दे दे। तो इसी में ही एससी की जो ये जो रूलिंग है, ये इन सारी चीजों को, जो राज्य की स्वायत्ता है, ऑटोनॉमी है, संघवाद, फेडरलिज्म है, और गवर्नर का जो लॉ मेकिंग जो पूरा प्रोसीजर है, उसको इन मायनों में जो है वो ध्यान रखेगा। सुप्रीम कोर्ट जब गवर्नर के एसेंस को, इन चीजों को देख रहा है, आर्टिकल 200 को अभी वापस जब कंसीडर करने वाला है, तो इसके पास कुछ पास्ट के भी केसेस है। जैसे एक केस है नमाम रेबिया का केस। ये नमाम रेबिया वाला केस क्या था, सॉरी नमाम रेबिया का केस क्या था, इसमें यहाँ पर जस्टिस जो यहाँ पे मदन लोकुर थे, उन्होंने कहा था कि भाई जो गवर्नर है ना, उसको एसेंट जो है बिना एक टाइम का एक लैप्स हुए इनडेफिनेट टाइम के लिए ऐसा ना हो कि वो चीजों को रख ले, एक सही टाइम फ्रेम में उसको एसेंट या फिर नहीं एसेंट देना है, जो भी उसका डिसीजन है वो उसको बता देना चाहिए।
पंजाब गवर्नर केस जो नवंबर 2023 का है, उसमें भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एज सून एज पॉसिबल है ना, ये इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए नहीं है। यहाँ पर गवर्नर को एक रीजनेबल टाइम में चीजें बता देनी चाहिए। तो यहाँ हमने समझा कि क्या मुद्दा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो जनता के द्वारा यहाँ पर चुनी गई है और एक गवर्नर जो यहाँ पे सेंटर की तरफ से आ रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि जब यहाँ पर डिफरेंट पार्टी के जब होते हैं तो इनके बीच में कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है। इन कंफ्लिक्ट के मायने क्या है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या डिसीजन देने वाला है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। फिलहाल अभी तक हमने जितना समझा है उस पे देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर इज ग्रांटिंग असेंट टू बिल अंडर आर्टिकल 200 हैव लेड टू टेंशंस बिटवीन द स्टेट एंड द राजभवन। आर्टिकल 220 आर्टिकल जो 200 है आपका, आर्टिकल 200, इसकी जो यहाँ पे विवेकाधीन शक्तियां हैं राज्यपाल की, वो कहीं ना कहीं राज्यपाल और स्टेट के बीच में तनाव को जन्म दे रही हैं। ठीक है, तो क्या करना है, क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर इन लॉ मेकिंग द सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर जो है आर्टिकल जो हमारा 200 है या फिर वैसे यहाँ पर राज्यपाल का लॉ मेकिंग प्रोसेस में क्या योगदान है, क्या सिचुएशन, क्या उसकी स्थिति है, उसका क्रिटिकली एनालिसिस आपको करना है। इस क्वेश्चन को आप करने के बाद अपना कमेंट में रिप्लाई करें, डन। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये भी हमें जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की और आने वाली वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। फिलहाल यहाँ के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।